अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने पहला लेक्चर देखा होगा और उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं उस सीरीज़ को जो हमने स्टार्ट किया था पहले लेक्चर से। 42 नंबर एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में कौन सा इन्वॉल्व है? तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपने ये बात याद रखनी है कि जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो लाइपेज है। ठीक है, लाइपेज वो एंजाइम है जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अगर आपको ऑप्शन में लाइपेज नहीं दिया गया होगा तो आपने नन पे टिक करना है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 43 नंबर एमसीक्यू है सार्कोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म मुख्तलिफ होता है साइटोप्लाज्म से, किस सेंस में वो डिफरेंट होता है? तो आपको पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि सार्कोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है, इन दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। Sarcoplasm is nothing but it is just a type of cytoplasm specified in muscle। ये मसल में जो साइटोप्लाज्म होता है इसको सार्कोप्लाज्म में कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या फ़र्क होता है मसल के साइटोप्लाज्म में और आम साइटोप्लाज्म में, दीगर सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो बेसिक डिफरेंस जो होता है ये कि सार्कोप्लाज्म जो है इसमें आपको पता है कि मसल स्टोरेज का काम भी करते हैं। मसल एंड लिवर आर द ऑर्गन ऑफ स्टोरेज एज वेल। तो ये यहाँ पे ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है वो डिपॉजिट होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इस वजह से आम साइटोप्लाज्म की निस्बत सार्कोप्लाज्म में ग्लाइकोजन की मकदार ज़्यादा होती है। इस तरह मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की तादाद, या हम ये कह सकते हैं कि मायोग्लोबिन की तादाद जो एक पिगमेंट है रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, तो वह इनकी तादाद भी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसका कलर भी रेड होता है। मसल आपने देखोगे ना अपीयरेंस में ये रेड रेड शो होती है। तो ये जो ऑप्शन वहाँ पे ठीक होगा वो ऑल ऑफ दिस है। डैश आर स्टोरेज बॉडीज फॉर इंट्रासेल्युलर कैल्शियम। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम के लिए कौन सा स्टोरेज का काम करता है? तो ये भी मसल सेल से निकाला गया है। वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मसल सेल में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फिर टी ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। ये आम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, डैश आर स्टोरेज बॉडीज ऑफ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, स्टोरेज बॉडी। तो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम कहाँ पर होता है? ये तो सिंपल एमसीक्यू है, बुकिश लाइन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 45 नंबर एमसीक्यूज को देखिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट इन्वॉल्व इन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस इसका काम है लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है? सिंथेसिस ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो मॉलिक्यूल वो सिक्रेटरी इन नेचर है लेकिन वो मेच्योर फॉर्म में नहीं करता। ये सिंथेसिस ऑफ कंजुगेट मॉलिक्यूल जो है दीगर मॉलिक्यूल के साथ मतलब प्रोटीन और लिपिड को मिला के लिपोप्रोटीन बनाना, तो इस किस्म के मॉलिक्यूल को कंजुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है बल्कि ये गोल्गी अपैरेटस का है, गोल्गी बॉडीज़ का है। ये वहाँ पे ये सब कुछ होता है। ठीक है, कंजुगेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। नंबर 47, फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंपल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? ये लिपिड सिंथेसिस है, लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। 48, स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन विच सेपरेट द मटेरियल प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम दैट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल आर कॉल्ड। वो स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन जो होती है जो सेपरेट करती है मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के मट को सेपरेट करती है, इसके दरमियान बाउंड्री का किरदार अदा करती है। तो इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं सिस्टरनी? सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सा फंक्शन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है? तो ये बेसिकली 46 नंबर एमसीक्यू की रिपीटेशन है, सिंथेसिस ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। 50, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है कंटिन्यूस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। ठीक है, एक खास किस्म के प्रोटीन राइबोफोरिन है, आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन ये उसके साथ अटैच होता है। नेटवर्क ऑफ कंटिन्यूस, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल के साथ। ठीक है, या इसके मेम्ब्रेन के साथ। If a radioactive amino acid is given to an organism, the organelle that shows radioactivity very first time। अगर आप एक रेडियोएक्टिव अमीनो एसिड देंगे, रेडियोएक्टिव अमीनो एसिड का मतलब क्या है? एक ऐसा अमीनो एसिड जिसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट शामिल हो
और आप उसे एक ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र कर देते हो, ऑर्गेनिज्म को फूड में दे देते हो या किसी तरीक़ा से आप इसे एक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देते हो। तो वो ऑर्गेनेली जो सबसे पहले इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की आइडेंटिटी करेगी या इसके करैक्टर को शो करेगी, तो वो कौन-सी होगी? तो हमें पता है कि जो पहली ऑर्गेनेली जो पहला प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। Immature form of protein is synthesized by rough endoplasmic reticulum, which upon further maturation in Golgi apparatus फिर प्रोटीन मैच्योर होता है। तो फर्स्ट टाइम अपीयरेंस वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही शो होगा। 52 नंबर MCQ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स आर दो सेल दैट कंटेन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल वो सेल होते हैं जिसमें क्या होता है, कौन सी ऑर्गेनेली उसमें ज़्यादा होती है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स, ये इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होती है, ठीक है। 53 डैश एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड टच सेल मेम्ब्रेन, कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है और सेल मेम्ब्रेन तक जा पहुंचती है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। 54 इट इज़ नॉट फाउंड इन साइड कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोजिशन में, उसके बनावट में, उसके साथ में कौन सी चीज़, कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है? तो वो डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये एमसीक्यू भी फिर से रिपीटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो लिपिड सिंथेसिस है, डिटॉक्सिफिकेशन है, इसी तरह बहुत ज़्यादा फंक्शन है। सपोर्ट भी एक फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेकिन मेम्ब्रेन प्रोटीन का सिंथेसिस ये राइबोसोम नहीं है चूंकि इसके साथ, इस वजह से ये इसका फंक्शन नहीं है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं वो गोल्गी अपैरेटस में जाते हैं, वहाँ पर उसकी फर्दर मेचूरेशन हो जाती है। 56 नंबर MCQ, ADP is regenerated by mitochondria into which of the following? ADP adenosine diphosphate is regenerated, regenerate मतलब दोबारा से बनाना, by mitochondria into which of the following? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? बेसिकली ADP को माइटोकॉन्ड्रिया ATP में कन्वर्ट करती है। ये पूरी इसका मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो सकता, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये कैसे रिजनरेट करती है। तो इसके साथ फास्फेट को मिलाती है, ADP से ATP बनाती है, ठीक है। 57 MCQ नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है या कौन सा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं है? तो ये थाइलाकाइड है, सिंपल। थाइलाकाइड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक और ऑर्गेनेली जिसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है थाइलाकाइड। थाइलाकाइड उसके मेम्ब्रेन को जो मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकाइड उस एक सिक्के को कहते हैं, ठीक है। ग्रेनम थाइलाकाइड, ग्रेनम जब ज़्यादा ग्रेनम इकट्ठे होते हैं तो थाइलाकाइड बनाते हैं, ठीक है। 58 MCQ नंबर 58 द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर, जो बाहर वाली और इनर वाली मेम्ब्रेन होती है तो ये कैसे होती है? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट, स्ट्रक्चरली फंक्शनली ये दोनों मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इनर जो मेम्ब्रेन है इसमें ऑक्सीसोम होते हैं, F0 F1 पार्टिकल जो कि ATP सिंथेज एंजाइम है उसका रोल अदा करती है, वो होती है इनर लेयर में। इसी तरह अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो वो कन्वोल्यूटेड होती है, ठीक है। उसमें कन्वोल्यूशंस होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, वो आपने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बुक में देखे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों लिहाज से डिफरेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा करेक्टर है जो माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कांस्टेंट, ये MCQ मिसप्रिंट है। 60 इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूशंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूशंस, माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूशंस है उसे क्या कहते हैं? इसे क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। जो इनसाइड मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो कन्वोल्यूशन होते हैं इसको क्रिस्टी कहा कहते हैं। 61 डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेंज इज बिटवीन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर है इसकी रेंज क्या होती है? तो ये तो आपने क्रैम करना है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, ए लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एक्सान्स, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एक्सान में प्रेजेंट होते हैं।
तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्सॉन जो है ये क्या है, ये न्यूरॉन का एक पार्ट है, न्यूरॉन का हिस्सा है, और इसका काम क्या होता है, सेल बॉडी से अवे मैसेज ले जाना। तो इस वजह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसका फंक्शनल पार्ट है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे फंक्शन ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे यूज़ ज़्यादा होगा एटीपी का, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ सेल है। तो इस वजह से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी। Enzyme and mitochondria matrix helps in which of the following?